Hello everyone, welcome to Cappy Novel World. अध्याय 126। मेरी जीभ वांग चाओ के चेहरे पर उगने वाली हल्की दाढ़ी से छू गई। दाढ़ी इतनी घनी नहीं थी कि आसानी से दिखाई दे, लेकिन वह निश्चित रूप से थी। जैसे ही मैंने अपनी जीभ वापस मुंह में डाली, मेरा चेहरा एकदम लाल हो गया और मैंने बस उसकी हल्की हंसी सुनी। क्या कोई मुझे बताएगा कि क्या हो रहा है? लियू यूजेग ने मेरी और वांग चाओ की ओर देखते हुए पूछा। मेरा चेहरा और भी लाल हो गया, अगर ऐसा संभव था, क्योंकि मैंने ऊपर देखा तो बाकी 3 आदमी मुझे घूर रहे थे। मैं तो बस यही अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि इसका संबंध झाओ जियाली और उसके इस विचार से है कि अगर तुम इसे चाटोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा। लियू वे ने मेरी ओर टकटकी लगाए हुए कहा। वह भी वान चाओ की तरह ही मुझसे इतना घुल मिल गया था, क्योंकि हम दोनों ने साथ में बहुत समय बिताया था। यहाँ तक कि भले ही वह मेरे मन की बात नहीं पढ़ सकता था, लेकिन वह 90% सटीकता के साथ अनुमान लगा सकता था। क्या इसका मतलब यह है कि हम सब हारने वाले हैं? लियू यूजेग ने अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए पूछा। क्या इसका मतलब है कि हम पलटवार कर सकते हैं? चेन जी हान ने पूछा, एक बार फिर यह कामना करते हुए कि काश ज़मीन मुझे निगल ले, और एक बार फिर इस बात से खुश होते हुए कि ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपना चेहरा वान चाओ की छाती में छिपा लिया क्योंकि वही मेरे सामने था। हाँ, वान चाओ ने जवाब दिया, जिससे उन दोनों के सवालों के जवाब एक ही समय में मिल गए। तुम लोग कहीं नहीं जा रहे हो? झो गैंगजिया चिल्लाते हुए हमारे छोटे समूह की ओर वापस आ गया। सौभाग्य से चाटने की पूरी घटना के दौरान वह झाओ जियाली की देखभाल कर रहा था, वरना मैं शर्म से मर ही जाता। खैर, उसके दखल देने के लिए मैं उसका बहुत आभारी था। वान चाओ मुड़ा और मुझे अपने पीछे खड़ा कर दिया। तभी वह उस चिढ़े हुए आदमी से बात करने लगा। अब क्या? उसने पूछा। कैप्टन झाओ जियाली ने फैसला किया है कि आप और लियू वेई उनके अंगरक्षक दल का हिस्सा बनेंगे। रियर एडमिरल ने ऐसे कहा मानो अब बेस पर सारे फैसले झाओ जियाली ही ले रही हों। सच कहूं तो मुझे इस बात पर हैरानी नहीं हुई कि यह उनकी पहली मान थी। नहीं, लियू वेई ने उत्तर दिया, मानो उन्हें यह विचार ही घोर असत्य लगा हो कि वे नगरे और नगरच के राजकुमार उस महिला के लिए तुच्छ अंगरक्षक बनने को तैयार होंगे। मुझे खेद है कि इस मामले में आपके पास कोई विकल्प नहीं है, झो गैंगजिया ने सीधे खड़े होते हुए उत्तर दिया। मुझे यकीन है कि अगर वह मेरे आदमियों से ज्यादा दबंग बनने की कोशिश न कर रहा होता तो ये बहुत प्रभावशाली होता, लेकिन अभी तो वह एक मूर्ख की तरह दिख रहा है। वान चाओ ने भौहें चढ़ाते हुए उस आदमी की ओर देखा। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? उसने गंभीरता से उस आदमी को देखते हुए पूछा। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो, हमें जैसे चाहो आदेश दे सकते हो? क्या यही तुम्हारी सोच है? ओह नो, मुझे पूरा यकीन है कि यह वान चाओ के गुस्से का नतीजा था। और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि पिछले 2 महीनों में मैंने उस आदमी को इतना चिड़चिड़ा कभी नहीं देखा था। रियर एडमिरल ने चुटकी बजाई और बंदूकों से लैस कई आदमी कमरे में दौड़ पड़े, जो बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट सहित पूरी तरह से युद्ध सामग्री से लैस थे, जिससे उनके चेहरे ढके हुए थे। क्या वाकई आप यही कदम उठाना चाहते हैं? लियू वेई ने हमारे चारों ओर मौजूद लोगों को देखते हुए पूछा। नहीं, झो गैंगजिया ने स्वीकार किया, लेकिन कैप्टन झाओ ने भी कुछ धमकियां दी हैं, और उन दोनों के बीच वह इस तरह चुप हो गया जैसे ये स्पष्ट हो गया हो कि वह किसका पक्ष लेने वाला है। क्या आपने कभी किसी विष प्रयोगक का मनुष्य पर प्रभाव देखा है? लियू यूजेग ने अपने हाथों को काली धुंध से ढकते हुए पूछा। मैंने नहीं देखा, उसने कहा, मानो रियर एडमिरल की कोई भी प्रतिक्रिया उसके लिए महत्वहीन हो। लेकिन कोशिश करना मजेदार हो सकता है। तुम्हें उसे मार देना चाहिए था। मेरे भीतर से एक आवाज आई, जब मैंने अपने आदमियों पर मंडरा रहे सभी खतरों को देखा। प्रशिक्षण हॉल में 200 से अधिक सैनिक थे, और नए बंदूकधारी सैनिक तो थे ही। मैंने इस विचार को सिरे से खारिज कर दिया। अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने बिना कोई फैसला लिए कहा। उसकी लौ को ढूंढो, आवाज ने संकेत दिया। हर शब्द में खुशी झलक रही थी। आग सिर्फ ज़ॉम्बी के पास होती है, मैंने जवाब दिया, और खतरे पर नजर बनाए रखी। मैं अपनी बैंगनी ज्वाला बुलाकर उन्हें मार सकता था, इससे पहले कि वे मेरे आदमियों के लिए खतरा बन सकें। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस प्रक्रिया में उन्हें चोट लगेगी या नहीं। तुम्हें कुछ नहीं पता, फुफकारती हुई आवाज आए, इस बार बिना मेरे उसे दूर धकेले ही वह मेरे अंधेरे में वापस घुस गई। ये जानने की उत्सुकता में कि उसने क्या कहा, मैंने इस बात को कुछ समय के लिए टाल दिया जब तक हम इस मुसीबत से बाहर नहीं निकल जाते। झो गैंगजिया ने लियू यूजेक की धमकी का उपहास उड़ाया। तुम हमें नहीं मारोगे, उसने ऐसे आत्मविश्वास से कहा जो मुझे महसूस नहीं हुआ।
तुम खुद को चोट पहुंचाने का जोखिम उठा रहे हो। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। क्या यही तुम्हारा मानना है? लियू यूजेग ने सिर झुकाते हुए चुनौती दी। मुझे लगता है कि मैं यहाँ सबको मार डालूं और हम पांचों बिल्कुल ठीक बच जाएंगे। शर्त लगाना चाहते हो? आग बुझा दो, अंधेरे से एक आवाज आई। इस बार सामान्य फुसफुसाहट की बजाय यह एक युवती की आवाज जैसी लग रही थी। कैसे? मैंने पूछा, जब मुझे हमारे आसपास की बंदूकों से सुरक्षा लॉक खुलने की आवाज सुनाई दी। जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। मेरी अंतरात्मा भी बाकी सब की तरह ही चिड़चिड़ी थी। मैंने आंखें घुमाई और हाथ के इशारे से लड़कों पर तनी बंदूकें एक भी गोली चलने से पहले ही गायब हो गईं। मैंने जैसे बाद में सोचा हो, कहा, लगता है मेरे पास तुम्हारी बहुत सारी बंदूकें हैं। तुम और कितनी कुर्बान कर सकते हो? ऐसा होना जरूरी नहीं है, झो गैंगजिया ने गुस्से से कहा, जब उसने हमारे चारों ओर खड़े लोगों और उनके पास बंदूकों की कमी को देखा। क्या मुझे अब इन आदमियों को गायब कर देना चाहिए? मैंने पूछा। मेरा मतलब था, मैं उन्हें अपने आसपास नहीं रखना चाहती थी, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि जरूरत पड़ने पर मैं उन्हें कहीं छिपा सकती हूँ। तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? उस आदमी ने वान चाओ को ऐसे घूरते हुए पूछा जैसे हम ही बेवकूफ हों। चेन जी हान मेरे पीछे खड़े होकर अपनी बाहों को सीने पर बांधे हुए गुस्से से बोला, और हमें उस औरत की मनमानी के आगे क्यों झुकना पड़ता है? झो गैंगजिया ने बस अपनी आंखें घुमाई। इसका तुम तीनों से कोई लेना देना नहीं है, तुम जब चाहो जा सकते हो, उसने हमें विदा करते हुए कहा। और तुम सब उस औरत की मनमानी करने में बिल्कुल सहज लग रहे हो, उसने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा। हाँ, क्योंकि अंगरक्षकों की मांग तो मैंने ही की थी। मेरे आसपास के आदमियों की गुर्राहट सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली। अगर वह न होती तो तुम्हारे पास कोई वैद्य भी न होता, लियू वेई ने कहा। और अब हमें पता चल गया है, झो गैंगजिया ने ऐसे जवाब दिया मानो परिणाम आ जाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बस सिर हिला दिया। ठीक है, मैंने वान चाओ के पीछे से निकलते हुए कहा। मैं इस बातचीत से तंग आ चुका था। तुम हम सबको जाने दो और हम तुम्हें नहीं मारेंगे। कैसा रहेगा? मैंने पूछा। एक तरफ तो मैं झूठ बोल रहा था, वहीं दूसरी तरफ मुझे पूरा यकीन था कि हम इन सबको आसानी से निपटा सकते हैं। और यही कारण था, दोस्तों, कि मैं हमेशा घर छोड़ने से पहले उसे पूरी तरह खाली कर देता था। लड़कों को शायद कुछ पता न चलता, लेकिन मैंने ये सुनिश्चित कर लिया था कि उनके पता चलने से पहले ही सब कुछ अपनी जगह पर वापस रख दिया गया हो। असल में पैक करने के लिए कुछ भी नहीं था, और अगर हम अभी भी निकल जाते तो भी बेस को मेरे सामान से कोई फायदा नहीं होता। तुम ऐसा नहीं कर सकते, झो गैंगजिया ने एक ही बात को बार बार दोहराते हुए कहा, मानो वह कोई घिसा पिटा रिकॉर्ड हो। आग बुझा दो, मेरे भीतर से फिर उस स्त्री की आवाज आई। अंधकार को गले लगाओ और आग बुझा दो। शर्त लगाना चाहते हो? मैंने वही वाक्य दोहराते हुए पूछा जो कुछ मिनट पहले लियू यूजेग ने कहा था। क्या तुम अपने अधीन सभी लोगों की जान दांव पर लगाने को तैयार हो? मैंने उस आदमी की आंखों में देखते हुए जोर देकर पूछा। मैंने एक पल के लिए अपनी नजरें हटाईं और उन ज़ॉम्बीज़ में वही लौ देखने की कोशिश की जो मैंने उनमें देखी थी। कुतिया, रियर एडमिरल ने ताना मारा, जिससे मेरा ध्यान अपने काम से हटकर उन पर केंद्रित हो गया। मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे खड़े सैनिक सावधान की मुद्रा में आ गए हैं, लेकिन मैं बस मुस्कुरा दी। अगर इसका मतलब ये था कि मैं अपने सामने खड़े आदमी के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर रही हूँ, तो मुझे कुतिया कहलाने में कोई आपत्ति नहीं थी। क्योंकि सच तो यह है कि एक महिला को बदमिजाज तभी कहा जाता है जब वह मजबूत होती है और हार नहीं मानती। हाँ, मैं हूँ, मैंने कहा, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलता। तुम्हारे पास पहले से ही 2 आदमी हैं, 2 को खोना क्या इतनी बड़ी बात है? उसने मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश करते हुए ताना मारा कि मेरे पास 4 आदमी हैं। दुर्भाग्य से उसके लिए, मैं और मेरी अंदरूनी कड़वी भावना दोनों इस बात से सहमत थी कि हाँ, 2 को खोना बहुत बड़ी बात होगी। मुझे नहीं पता, आपके पास 200 से ज्यादा हैं, क्या उन सबको खोना कोई बड़ी बात है? मैंने जवाब दिया, मैं इस मामले में पीछे नहीं हटूंगा। किसी भी हालत में वान चाओ और लियू वेई उस वैद्य के अंगरक्षक नहीं बनेंगे जो ये सोचती है कि वह जिसे चाहे और जो चाहे नियंत्रित कर सकती है। अध्याय 127। मैंने देखा कि मेरी धमकी सुनकर झो गैंगजिया की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या मैं अपने आदमियों की रक्षा के लिए इस कमरे में मौजूद हर किसी को मारने को तैयार था? खैर, ये तो थोड़ा बेवकूफ़ी भरा सवाल था, है ना? मैंने अपनी गर्दन को आगे पीछे हिलाया, कंधों का तनाव कम करने की कोशिश करते हुए, और अपनी अगली चाल की योजना बनाई। अगर हम किसी तरह इस जगह पर मौजूद सभी लोगों को मार गिराने में कामयाब हो जाते हैं,
सिर्फ हुआंग शियुयान को छोड़कर, तो हमारा अगला कदम क्या होगा? मेरे दिमाग की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक यही थी। आप जानते हैं, अजीबोगरीब बेतरतीब विचारों के अलावा मुझे अगले कुछ कदमों की योजना बनानी थी और उन योजनाओं के लिए एक बैकअप प्लान भी तैयार रखना था। कभी कभी हालात इतने खराब हो जाते थे कि मुझे अपनी मूल योजना भी याद नहीं रहती थी। मेरे पास इतनी सारी बैकअप योजनाएं होती थीं, लेकिन मैं मुद्दे से भटक गया। अगर हम सबको मार दें तो हम यहाँ रह सकते हैं और इस अड्डे को अपना बना सकते हैं, लेकिन फिर क्या? जब शहर के लोग हताश होकर यहाँ आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे? क्या हम द्वार खोल देंगे, उन्हें बाहर ही रोक देंगे? क्या हम सुरक्षित क्षेत्र बन जाएंगे या प्रवेश से इनकार कर देंगे? क्यों न हम अगले 10 साल की योजना बनाने से पहले इस स्थिति से निपट लें? वांग चाओ ने मेरी एकाग्रता भंग करते हुए कहा। मैं उलझन में पड़ गया। ये 10 साल की योजना कैसी थी? अगर मैं इतनी लंबी अवधि के बारे में सोच रहा था, तो मुझे ये देखना होगा कि क्या इस बेस में कोई ऐसी जगह है जहां हम फसल उगाना शुरू कर सकें। मेरा मतलब है, मैंने आसपास कुछ बाग देखे हैं, लेकिन वे हमारी ज़रूरत के सारे भोजन को उगाने के लिए काफ़ी बड़े नहीं होंगे, खासकर अगर हम एक सुरक्षित क्षेत्र बन जाते हैं। वांग चाओ ने शांत स्वर में कहा, मुझे खेद है कि मैंने गलत बोल दिया। हम इन सब बातों का समाधान बाद में कर लेंगे, पहले इस पर काम करते हैं। मैं असमंजस में था। हमारा अगला कदम इस बात पर निर्भर था कि हम इसके बाद क्या करने वाले थे। आखिर, अगर हम उनके अड्डे पर कब्जा नहीं करने वाले थे, तो उन सबको मारने का कोई मतलब ही क्या था? और तभी मुझे ये बात समझ में आई। उस आवाज़ ने कहा कि आग की लपटें सिर्फ ज़ॉम्बी में ही नहीं होती, और हालांकि मैं अभी इसकी पुष्टि नहीं कर सकता था, लेकिन मुझे पता था कि इंसानों और ज़ॉम्बी दोनों में जीवन शक्ति होती है। वांग चाओ, मैंने हौंफते हुए कहा और अपने बगल में बैठे आदमी की तरफ देखा कि क्या वह मेरे विचारों को समझ पाया है। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद वांग चाओ ने कहा, हो गया। मैंने राहत की सांस ली और ये देखने के लिए इंतजार करने लगी कि आगे क्या होगा। मेरा मतलब है, शायद यह संभव ही न हो। यहाँ बहुत सारे लोग थे, लेकिन अगर ऐसा हो गया, और वहाँ लियू यूजेक भी था। मैंने हैरानी से आंखें फाड़कर वांग चाओ की तरफ देखा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हो गया। वांग चाओ की आवाज़ मेरे दिमाग में गूंजी। योजना तैयार थी, अब मैं बस इंतजार कर सकता था और उम्मीद कर सकता था कि रिया एडमिरल कुछ और करने से पहले या कुछ गड़बड़ महसूस करने से पहले ये काम पूरा हो जाए। मैंने लियू यूजेक की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं की, जो मेरे ठीक पीछे खड़ा था, कहीं कुछ पता न चल जाए। ये काम कर रहा है, वांग चाओ ने बिना कोई भाव दिखाए पुष्टि की। मुझे कुछ अलग नहीं दिख रहा था, लेकिन मुझे वांग चाओ पर भरोसा था। अगर वह कह रहा था कि मेरी योजना काम कर रही है, तो वह काम कर रही थी। मैंने मन ही मन गिनती शुरू कर दी, जबकि झो गैंगजिया मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मैं पागल हो गया हूँ ये सोचकर कि मैं सबको खत्म कर सकता हूँ। लेकिन तभी मैंने वह देखा। रिया एडमिरल का चेहरा पीला पड़ने लगा, उनके माथे से पसीना टपकने लगा और उनका चेहरा ऐसे सिकुड़ गया मानो उन्हें असहनीय दर्द हो रहा हो। क्या? वे हौंफते हुए बोले और अचानक जमीन पर गिर पड़े। मुझे नहीं पता था कि वे जिंदा हैं या मर गए हैं और मुझे इसकी परवाह भी नहीं थी। मैंने देखा कि यह सब हमारे आसपास फैल गया, जैसे कोई उल्टी लहर हो जिसमें शरीर एक के बाद एक गिरते जा रहे थे। न कोई चीख थी, न कोई हैरानी, न कोई इनकार, कुछ भी नहीं। जहां वे खड़े थे, अब वे जमीन पर गिर पड़े थे। खतरा टल जाने पर मैंने तुरंत लियू यूजेग और चेन जी हान की ओर देखा। मेरे चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। क्या तुम दोनों ठीक हो? मैंने उन्हें ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे मुझे उनमें कोई ऐसी शारीरिक कमी दिख रही हो जिससे पता चले कि वे ठीक नहीं हैं। चेन जी हान ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखें मानो चमक रही थीं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उसने धीरे से मुझे गले लगाते हुए कहा। मुझे बहुत खुशी है कि यह तरीका कारगर साबित हुआ, मुझे तो कभी यह ख्याल ही नहीं आया था। आपका क्या? मैंने लियू यूजेक की ओर मुड़कर कहा। उस व्यक्ति ने मुझे चेन जी हान की बाहों से खींचकर अपने गले लगा लिया। अगर मैं कहूं कि मैं पूरी तरह से थक गया हूं, तो क्या तुम आज रात मुझे लाड़ प्यार करोगी? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने धीरे से उसकी छाती पर थप्पड़ मारा। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो, मैंने अपनी रुकी हुई सांस छोड़ते हुए कहा। उसने बस सहमति में गुनगुनाया और अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया। ये सामान्य से थोड़ा अधिक कठिन और जटिल था, लेकिन मुझे इसकी आदत हो गई, उसने स्वयं कहा। मैं जानता था कि वह अपनी कमियों को स्वीकार करना पसंद नहीं करता था, इसलिए उसकी इस बात ने मुझे बहुत सुकून दिया कि उसे कठिनाई हुई। क्या कोई मुझे बताएगा कि क्या हो रहा है? लियू वेई ने हम तीनों को हैरानी से देखते हुए पूछा।
मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। वांग चाओ ने बस मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ये सब ली दाइलू का विचार था, मैंने तो बस निर्देश दिए थे, उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा। इससे मुझे कुछ पता नहीं चलता, लियू वेई ने बड़बड़ाते हुए मेरी ओर जवाब की उम्मीद से देखा। बीमारी और अकाल, मैंने अपने उलझे हुए विचारों को कुछ अर्थपूर्ण बनाने की कोशिश करते हुए कहा। मुझे याद आया कि चेन ज़ी हान अपनी शक्तियों का उपयोग करके किसी की जीवन शक्ति छीन सकता है। मैंने उस व्यक्ति की ओर देखते हुए कहना शुरू किया। उसने पहले भी ज़ॉम्बीज़ के साथ ऐसा किया था, इसलिए मैंने सोचा कि शायद वह हमारे सामने खड़े लोगों से इतनी जीवन शक्ति छीन ले कि वे बेहोश हो जाएं। लियू वेई ने मेरी बात समझकर सिर हिलाया। और मेरा भाई, मुझे चिंता थी कि एक साथ इतने सारे लोगों को कमज़ोर करने की कोशिश करना चेन ज़ी हान के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। लेकिन फिर मुझे याद आया कि जहर सिर्फ मारता ही नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति को कमज़ोर भी कर सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि शायद लियू यूज़ेग अपने जहर का इतना इस्तेमाल कर सकता है कि बिना खुद कमज़ोर हुए सभी लोग कमज़ोर हो जाएं, और फिर चेन ज़ी हान उन्हें खत्म कर सकता है। मैंने अपने आसपास के लोगों को देखा और सोचने लगी कि क्या मैं जो कह रही हूँ उसका कोई मतलब है। मुझे नहीं पता था कि यह विचार कहाँ से आया, बस अचानक मेरे दिमाग में आ गया। बहुत बढ़िया, लियू वेई ने मेरे गाल पर धीरे से चुंबन करते हुए कहा। लेकिन चलो हम अपना सारा सामान समेटकर उनके जागने से पहले यहाँ से निकल जाते हैं। अगर ऐसा हुआ तो, मैंने चेहरे पर निराशा का भाव लिए स्वीकार किया। मुझे नहीं पता कि वे इससे उबर पाएंगे या नहीं। मैंने कंधे उचका दिए मानो इस विचार से मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। और सच में ऐसा ही था। मैंने हुआंग शियुयान को झाओ जियाली के पीछे कमरे से बाहर जाते देखा था, इसलिए मुझे पता था कि वह सुरक्षित रहेगी। मेरी बात सुनकर उन चारों ने बस सिर हिलाया, मानो उन्हें भी मेरी तरह ही वहां मौजूद पुरुषों और महिलाओं की भलाई की चिंता हो। और तकनीकी रूप से अभी हमारा सारा सामान मेरे कमरे में है, इसलिए अगर आप चाहें तो हम अभी निकल सकते हैं। लियू यूज़ेग ने मुझे घूरते हुए अपनी आंखें सिकुड़ी। मुझे पता था कि मेरी कुछ चीज़ें इधर उधर कर दी गई हैं। उसने मजाकिया अंदाज में गुर्राते हुए अपना चेहरा मेरी गर्दन के पीछे सटा दिया। मैंने कहा, माफ़ कीजिए, मेरे पास जो जगह है उसमें इतनी जगह है कि मैंने सोचा कि आपका सामान वहीं एक ही जगह पर रखने से उसे अंदर बाहर ले जाना आसान हो जाएगा। जैसे मुझे बस कमरे के बारे में सोचना था, न कि अलग अलग चीज़ों के बारे में। खैर, आपने जो भी किया, हम उसके लिए आभारी हैं, लियू वेई ने कहा। चलिए कपड़े पहनते हैं और शहर की ओर चलते हैं। काफ़ी रात हो चुकी है और अंधेरा भी हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ रहने की बजाय शहर में जाकर किस्मत आजमाना बेहतर होगा। मैंने सहमति में सिर हिलाया। साथ ही, अगर मैं रात वाली एसयूवी निकाल लूँ तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे और ज़ॉम्बी की नज़र से बच जाएंगे। लेकिन इससे एक और समस्या खड़ी हो गई, गाड़ी कौन चलाएगा? मैंने चारों आदमियों की तरफ देखते हुए पूछा। मैं करूँगा, चेन ज़ी हान ने स्वेच्छा से कहा और मैंने राहत की सांस ली। वह मुझे पहले ही बर्फ में गाड़ी चलाकर ले जा चुका था और मुझे पता था कि वह सावधानी बरतेगा। मैं अपनी स्वीटनेस का ध्यान भटकाने के लिए तैयार हूँ, लियू यूज़ेग ने मेरी गर्दन के किनारे को चाटते हुए कहा। मुझे उस एहसास से कपकपी छूट गई। मैंने तुम्हें चाटा, अब तुम मेरी हो, उसने धीमी आवाज़ में मेरे कान में फुसफुसाया और मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मुझे ये समझने में कुछ मिनट लगे कि लड़के मुझे बाहर निकलने की ओर ले जाते हुए आपस में बातें कर रहे थे। वाह, एक आवाज़ बड़बड़ाई जिसे मैंने लियू वेई की आवाज़ के रूप में पहचाना। अब तुमने उसे तोड़ दिया। तुमने क्या किया? कुछ नहीं, लियू यूज़ेग ने कहा। उसकी बाह मेरी कमर के चारों ओर लिपटी हुई थी, जिससे मैं सीधा खड़ा रह सकूं। उसकी आवाज़ में पूरी तरह से मासूमियत थी, मानो उसे सच में पता ही न हो कि मेरा दिमाग एक पल के लिए क्यों सुन्न हो गया था। मैंने उसे इतना शांत कभी नहीं सुना। वांग चाओ ने मेरी ओर मुड़कर देखते हुए कहा। आह, वह रही। वह मुस्कुराया। हमें अपने सर्दियों के कपड़े चाहिए। मैंने बेकाबू होकर बॉबलहेड की तरह अपना सिर हिलाया। अपने और लड़कों के सारे सर्दियों के कपड़े निकालकर मैंने धीरे धीरे और बेढंगे तरीके से कपड़े पहने। जैसे ही मेरा दिमाग फिर से काम करने लगा, मैंने लियू यूज़ेग की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान देखी जो पल भर में प्रकट हुई और गायब हो गई। मेरे पास निश्चित रूप से बहुत काम था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस जीवन का आनंद लेने वाला था। अध्याय 128। हम सामने के दरवाजे से बाहर निकले और वहां एक भी इंसान नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा मेरी योजना की सफलता के कारण था या नौसैनिक अड्डे पर बचे हुए लोग अपनी नई रानी को सम्मान देने में व्यस्त थे और उन्हें किसी और चीज़ की परवाह नहीं थी। खैर, जो भी हो, इससे हमारा काम आसान हो गया।
मैंने सच में इस बात पर विचार किया कि हमें गेट खुला छोड़ना चाहिए या नहीं। मेरा मतलब है, अगर हम गेट खुला छोड़ देते तो हमारे लिए आसानी होती, ताकि हमें इसे पार करने का कोई रास्ता न ढूंढना पड़े। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम गेट खुला रखते तो हम उन लोगों को खुले में परोस रहे होते जो उनके जागने से पहले अंदर आ जाते। वह कुछ ज्यादा ही सोच रही है, वान चाओ ने मजाक में कहा। लियू यूज़ेक, तुमने पहले जो भी किया था उसे फिर से करो, नहीं तो उसके कान से धुआं निकलने लगेगा। हाँ हाँ, हर कोई मजा किया है, मैंने जीभ बाहर निकालते हुए बुदबुदाया। ज्यादा मत सोचो, लियू वेई ने कहा। हम छोटी छोटी बातों और बड़ी बड़ी बातों की चिंता करने में तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हैं, बस हमें इजाजत देनी होगी। तुम अकेली नहीं हो, उसने फुसफुसाते हुए मेरे माथे पर चुंबन किया। और तुम्हें मुझे वही करने देना होगा जो मेरे भाई ने तुम्हारे साथ किया था। ये ठीक नहीं है कि हम में से सिर्फ वही तुम्हारे चेहरे पर वो भाव ला सकता है। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, वह चिढ़ाने वाला आदमी तेजी से चलकर वान चाओ के बगल में चला गया। मैंने उन दोनों को घूर कर देखा, तभी लियू यूज़ेग और चेन ज़ी हान मेरे पास आकर खड़े हो गए। तो मुझे इसे फिर से करना पड़ेगा? लियू यूज़ेग ने अपने चेहरे पर शरारती मुस्कान के साथ पूछा। मुझे तब मज़ा आता था जब वह दूसरों को परेशान करता था, लेकिन खुद परेशान होना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता था। अपनी ज़बान संभालो, मैंने बड़बड़ाते हुए कहा। मैं लियू वेई और वान चाओ को गेट की पूरी स्थिति और आगे की योजना खुद तय करने दूंगा। मुझे पता था कि वान चाओ के पास हमेशा कोई न कोई योजना होती थी, लेकिन ज्यादातर वह मेरी बात मानने को तैयार रहता था। हालांकि इस मामले में मैं पीछे हटने को पूरी तरह तैयार था। पिछली सीटों की बात करें तो मैंने अपनी पार्किंग से काली एसयूवी निकालकर गेट के ठीक दूसरी तरफ खड़ी कर दी। चूंकि मुझे पता नहीं था कि हम गेट खोलेंगे या नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि यही सबसे अच्छा विकल्प है। एसयूवी की पिछली सीट पर बैठे हुए मैंने चारों आदमियों को घूर कर देखा। मैं बिल्कुल भी प्रभावित नहीं थी। शायद यह आखिरी बार होगा जब मैं वान चाओ और लियू वेई को योजना बनाने दूंगी। कम से कम हम अड्डे से बाहर तो आ गए, वान चाओ ने आगे की यात्री सीट पर बैठे हुए कहा। बिल्कुल, क्योंकि इससे सब कुछ जायज़ हो गया। हाँ, ठीक है, हम दरवाजे खोल ही सकते थे, मैंने अपनी बाहों को सीने पर बांधते हुए कहा। मैं पीछे की सीट पर लियू वेई और लियू यूज़ेग के बीच बैठी थी, और मैं मानती हूँ कि मैं बहुत सुरक्षित महसूस कर रही थी, लेकिन मुझे ज़रा भी खुशी नहीं थी। लेकिन आपको चिंता थी कि अगर हमने द्वार खोल दिए तो उन्हें बंद करने का कोई तरीका नहीं होगा, जिससे जागने पर सभी असुरक्षित हो जाएंगे, वान चाओ ने बताया। कभी कभी उससे बहस करना खुद से बहस करने जैसा होता था, क्योंकि वह मेरे दिमाग में चल रही हर बात जानता था। काश वह उस शक्ति को बंद कर पाता। माफ़ कीजिए, मैं नहीं कर सकता, उसने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर ज़रा भी अफसोस नहीं था। मैं समझता हूँ, मैंने गुस्से से कहा, लेकिन मुझे उस फालतू गेट के ऊपर फेंकने का कोई कारण नहीं था। वह गेट 6 फीट ऊंचा था। मेरी बड़बड़ाहट के अंत तक मेरी आवाज़ शायद कुत्ते की सीटी के बराबर हो गई थी, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। लियू वेई ने सचमुच मुझे उछाला, मतलब फेंका, मुझे हवा में उछाल दिया। आप इसे जैसे चाहें वैसे कह सकते हैं। उसने मुझे गेट के ऊपर से उछाल दिया, ये सोचकर कि वान चाओ या चेन ज़ी हान मुझे दूसरी तरफ पकड़ लेंगे। क्या मैंने आपको बताया था कि ये द्वार पूरी तरह से ठोस थे? यानी आप इनके आर पार नहीं देख सकते थे। हाँ, लियू वेई ने मुझे एक ठोस द्वार के ऊपर से फेंक दिया और सोचा कि दूसरी तरफ कोई मुझे पकड़ने के लिए होगा। मैं उस द्वार से गुजरने की बजाय पूरे बेस को उनके हाल पर छोड़ देना ज़्यादा पसंद करता। क्या मैंने बताया कि उन्होंने मुझे उस घटिया गेट के ऊपर से फेंक दिया था? मैंने अपनी गर्दन को आगे पीछे हिलाया, जिससे तरह तरह की चटकने और टूटने की आवाज़ें आईं। मुझे लगता है मुझे ध्यान लगाना चाहिए या कुछ और करना चाहिए, क्योंकि यह ठीक नहीं था। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। क्या इसका मतलब यह है कि मैं ही अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ जो तुम्हारी नापसंदगी की सूची में नहीं हूँ? लियू यूज़ेग ने आगे झुककर मेरी ओर देखते हुए पूछा। उसके चेहरे पर वही जानी पहचानी मुस्कान थी और उसने अपना चेहरा मेरे बिल्कुल करीब ला दिया। मैंने भौहें चढ़ाकर उसकी ओर देखा और तर्जनी उंगली से उसके सिर पर हल्का सा धक्का दिया। मैं पहले तुमसे नाराज थी। उसने बस कंधे उचकाए और अपनी सीट पर पीछे झुक गया। हाँ, लेकिन कम से कम मैंने तुम्हें हवा में तो नहीं उछाला, उसने कहा, और यही एक और वजह थी जिससे मैं लड़कों पर नाराज थी। मैंने बस तुम्हें वैसे ही चाटा जैसे तुमने वान चाओ को चाटा था। तुमने क्या कहा था, चाटने से वह तुम्हारा हो जाता है। खैर, मुझे लगता है कि अब तुम मेरी हो, उसने संतुष्टि भरे चेहरे से कहा।
मैंने अपने बगल में बैठे उस आदमी को गौर से देखा और पाया कि वह पहले से कहीं ज्यादा शांत लग रहा था, मानो उसके आसपास पहले जैसा तनाव न हो। शायद उसे भी मुझे चाटने की उतनी ही जरूरत थी जितनी मुझे लड़कों को चाटने की। और शायद वह सरल, अजीब हरकत, जो असल में हो क्या रहा था, यह न जानने के तनाव को कम करने में काफी मददगार साबित हुई। अचानक ही मैंने झुककर उस आदमी की गर्दन चाट ली। जैसे को तैसा मैंने ऐसे कहा जैसे मेरे इस काम का कोई मतलब ही न हो, लेकिन जब उसने मेरी तरफ देखा तो मैंने उसकी आंखों में देखा और अपनी सारी भावनाएं उस पर उड़ेलने की कोशिश की। मैं उसे सुरक्षित महसूस कराना चाहती थी कि मैं भी उससे उतना ही प्यार करती हूँ जितना वह मुझसे करता है, कि मैं उसके मजाकिया स्वभाव से, उसके गंभीर स्वभाव से और यहाँ तक कि उसके सनकी स्वभाव से भी प्यार करती हूँ। मैंने देखा कि वह मेरे चेहरे पर मेरे हाव भाव का अर्थ ढूंढ रहा था और मैंने वह पल भी देखा जब उसे समझ आ गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, फिर उसके चेहरे पर वही जानी पहचानी मुस्कान लौट आई। सिर हिलाते हुए वह मुझसे दूर मुड़ गया और खिड़की से बाहर देखने लगा, लेकिन अंधेरे में भी मैं उसके कानों के सिरे लाल होते हुए देख सकती थी। बर्फ से ढकी सड़कों पर चलते हुए हम जहां भी जा रहे थे, वहां तक पहुंचने में किसी ने कुछ नहीं कहा। खुश, सुरक्षित और संतुष्ट होकर मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना सिर लियू वेई के कंधे पर रख दिया। एक कंबल निकालो, मैंने उसे कहते सुना जब उसने अपने होंठ मेरे माथे पर रखे। उसकी बात मानते हुए मैंने अपना सबसे बड़ा, सबसे मुलायम और सबसे आरामदायक काला कंबल निकाला। उसे कंबल देते ही मुझे आश्चर्य नहीं हुआ जब उसने उसे हम दोनों पर ओढ़ लिया और सीट बेल्ट लगाए हुए ही पीछे की सीट पर जितना हो सके करवटें बदलकर आरामदायक स्थिति में आने की कोशिश की। जब वह ठीक से बैठ गया तो मैं वापस लेट गई। एक गहरी सांस छोड़ते हुए मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। कृपया मुझे फिर से किसी गेट के ऊपर से मत फेंकना, मैंने होंठ फुलाते हुए कहा। मैं कोई वादा नहीं करता, उसने हंसते हुए मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मुझे लगता है कि मैं इस बात से असहमत नहीं हो सकती थी। उसके जवाब पर मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और मैं उसके हाथों के स्पर्श और उसकी बाहों में लिपटे होने के एहसास में खो गई। किस्मत वाला कमीना, लियू वेई ने फुसफुसाते हुए कहा जब उसने महसूस किया कि ली दाइलू उसकी बाहों में नरम पड़ गई है। उसकी नींद में खलल न डालते हुए उसने कंबल को ठीक से ओढ़ाया ताकि वह अच्छी तरह से ढकी रहे। एसयूवी में हवा गर्म थी और सभी ने सर्दियों के भारी कपड़े पहने हुए थे, लेकिन वह जानता था कि उसे हमेशा कंबल के नीचे रहना अच्छा लगता था, चाहे गर्मी का मौसम ही क्यों न हो। उसके भाई ने बस अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा और एक भौं ऊपर उठाई। काश तुमने पहले ही सोचा होता, उसने अपनी तरफ कंबल ठीक करते हुए कहा। माफ करना, उसने अपनी बात सुधारते हुए आगे कहा। मुझे यकीन है कि तुमने पहले ये सोचा था, बस अमल करने में तुम्हें देर हो गई। लियू वेई ने आंखें घुमाई, क्योंकि जब उनकी चर्चा का विषय उसकी छाती पर शांति से सो रहा था तो वह बहस में नहीं पड़ना चाहता था। हाँ, उसने स्वीकार किया। अपनी रानी को अपने छोटे भाई को चाटते हुए देखकर उसके सीने में एक खालीपन सा महसूस हो रहा था। जैसे जैसे वह इसके बारे में सोचता गया, उसका सीना जकड़ता गया, यहाँ तक कि उसे सांस लेने में भी मुश्किल होने लगी। वह जानता था कि चाटना वास्तव में प्रेम या प्रतिबद्धता की घोषणा नहीं है, लेकिन वह ये भी जानता था कि किसी को चाटने के बाद वह हमेशा शांत हो जाती थी। और अब तक केवल उसके छोटे भाई और वांचाओ को ही यह अनुभव हुआ था। क्या इसका मतलब ये था कि वह सिर्फ उन्हें ही पसंद करती थी? अगर वह उसे उसी तरह पसंद न करती तो क्या होता? क्या उसकी किस्मत में बाहर से सब कुछ देखना लिखा था? अध्याय 129। लियू वेई के मन में हर विचार के साथ उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। उसे सच में नहीं पता था कि ली दाइलू के साथ उसका रिश्ता कैसा है। बेशक उसे उसके साथ गले लगना अच्छा लगता था और वह उसके चुंबन, आलिंगन और स्पर्श को स्वीकार करती थी, लेकिन इसका असल मतलब क्या था? जैसे जैसे वह चीजों को सुझाने की कोशिश करता गया, उसकी छाती उतनी ही जकड़ती गई, यहाँ तक कि उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह सांस ही नहीं ले पा रहा हो। क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि उसके मन में क्या चल रहा है? वान चाओ ने मन ही मन सोचा। लियू वेई ने आगे की सीट पर बैठे आदमी की ओर मुड़कर देखा। उसकी आंखें चौड़ी और बेतहाशा चौड़ी थीं। हम में से हर कोई उसके मन की बात नहीं जान सकता, उसने तीखे शब्दों में जवाब दिया। हाँ, उसे अपने भाई से जलन हो रही थी क्योंकि वह उस पर अपना हक जता रहा था। हाँ, उसे वान चाओ से भी जलन हो रही थी क्योंकि वह हमेशा उसके मन की बात जान लेता था। और हाँ, उसे चेन जी हान से भी जलन हो रही थी क्योंकि पिछली रात उसे उसके साथ सोने का मौका मिला था।
तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, दूसरे आदमी ने अपने सबसे अच्छी दोस्त की ओर देखते हुए कहा। उसने किस पर भरोसा करके उसे फेंकवाया? जब उसे मदद की जरूरत पड़ी तो वह सबसे पहले किसके पास गई? वह इस समय किसके साथ सो रही है? मैं। लियू वेई ने स्वीकार किया। लेकिन उसने अभी तक मुझे चाटा नहीं है, उसने आगे कहा। उसे अपनी कमजोरी भरी आवाज और इतने बेवकूफ़ी भरे कारण से बहुत बुरा लग रहा था। तुमने भी उसे चाटा नहीं है, क्या वह तुम्हारी नहीं है? आवाज में हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब आया। इससे लियू वेई एक पल के लिए जम गया। ये सच था, उसने अभी तक उसे चाटा नहीं था। उसने तुम्हें क्यों चाटा? उसने वान चाओ को चौंकाते हुए कहा। वान चाओ ने कहा, क्योंकि उन्हें डर था कि मैं झाओ जियाली के पास चला जाऊंगा और उनका पुरुष नायक बन जाऊंगा, जैसा कि वह कहती हैं। दोनों पुरुषों ने इस विचार पर हल्की हंसी उड़ाई। लेकिन इससे लियू वेई को एक दिलचस्प जानकारी मिली। तो क्या वह भी हम सब की तरह ही उलझन में है? लगभग ऐसा ही है, लेकिन उसे यह डर है कि हम उसे बीच रास्ते में ही छोड़ देंगे। ये डर तुम्हारे डर से भी कहीं ज्यादा मजबूत है, वान चाओ ने स्वीकार किया। वह ली दायलू को धोखा नहीं देना चाहता था। आखिरकार उसे यह बात सिर्फ इसलिए पता थी क्योंकि वह उसके मन की बात पढ़ सकता था, लेकिन साथ ही वह ये भी चाहता था कि उसकी दोस्त को भी पता चले कि उसकी स्थिति क्या है। ये रिश्ता अजीब और उलझन भरा था, और वे पांचों लोग अंधेरे में भटकते हुए इसे समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अंततः वान चाओ उसे अपने उन भाइयों के साथ साझा करना ज्यादा पसंद करता था, बजाय इसके कि वह उसे छोड़कर किसी और को चुन ले। और वह जानता था कि बाकी लोग भी ऐसा ही महसूस करते हैं। समझ गया, लियू वेई ने जवाब दिया और अपना ध्यान वापस अपनी बाहों में मौजूद महिला पर केंद्रित कर लिया। और वह सचमुच समझ गया था, कोई भी परिपूर्ण नहीं होता और हर रिश्ता अलग होता है। उनका रिश्ता शायद दूसरों से थोड़ा अलग था, लेकिन वह दूसरों के विचारों को या खुद अपने विचारों को भी उसके साथ अपने भविष्य को बर्बाद नहीं करने देगा। अधिक सुरक्षित महसूस करते हुए उसने अपना सिर सीट पर पीछे टिकाया और आंखें बंद कर लीं। हो सकता है कि वह आज रात उसके साथ सो न पाए, लेकिन अभी उसके साथ झपकी तो ले सकता है। और यही काफी था। मैं तभी जागा जब लियू यूजेक मुझे एसयूवी से उठाकर बाहर निकाल रहा था। मेरा दिमाग अभी भी नींद से भरा हुआ था। मैंने उसे देखा और धीरे धीरे पलकें झपकाएं ताकि नींद पूरी तरह से उतर जाए। जब मैंने उसकी हंसी सुनी और गाड़ी चलने लगी, तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने कुछ ज्यादा देर तक पलकें झपकाई थीं और दोबारा सो गया था। माफ करना, मैंने धीरे से कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं हर समय इतना थका हुआ क्यों महसूस कर रहा था। सब ठीक है, स्वीटनेस, उसने प्यार से कहा और मुझे अपनी बाहों में थोड़ा ऊपर उठा लिया ताकि वह मुझे सीढ़ियों पर आसानी से ले जा सके। मुझे पूरा यकीन है कि मैं चल सकती हूँ, मैंने कहा। फिर भी मैं अपनी आंखें खोलने और उसकी बाहों से निकलने को तैयार नहीं थी। मैंने उसे चाटा और उसने मुझे चाटा। मेरे लिए बात यही खत्म हो गई। मुझे पूरा यकीन है कि तुम भी ऐसा कर सकते हो, उसने सहमति जताते हुए कहा। लेकिन चूंकि मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दे रहा हूँ, तो तुम चुप रहो और वापस सो जाओ। एसयूवी का क्या होगा? मैंने पूछा। मुझे चिंता थी कि कहीं वह सड़क के बीचों बीच न पड़ी रहे। वांग चाओ ने इसे अंडरग्राउंड पार्किंग में पार्क किया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही ये वहां मौजूद बाकी सभी काली एसयूवी के साथ अच्छी तरह से मेल खाती है। मैंने आंखें घुमाई। हाँ, मुझे पता था कि काली एसयूवी लेना थोड़ा आम बात है, लेकिन साथ ही मैं अलग दिखना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि अलग दिखना जानलेवा हो सकता है। मैंने मुझे उठाने वाले आदमी को नज़रअंदाज किया और बस अपना सिर उसकी छाती पर रख दिया ताकि उसे कोई परेशानी न हो। आखिरकार वही तो था जो न जाने कितनी सीढ़ियां चढ़ रहा था। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। जब हमने ये जगह खरीदी थी, तब हमने ज़ोंबी सर्वनाश या ईएमपी जैसी किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचा था, वांग चाओ ने हमसे कुछ आगे से कहा। अच्छा, अब तुम्हें पहले से योजना न बनाने पर शर्म नहीं आ रही है ना? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ प्रियतमा, भविष्य में हम हर चीज़ की योजना बनाएंगे, जिसमें परग्रही आक्रमण और दुनिया का सामान्य होना भी शामिल है, हमारे पीछे से लियू वेई ने कहा। मैंने लियू यूजेक के कंधे के ऊपर से देखा और उस आदमी को देखकर मुस्कुराया। फिर मैं रुक गया। मुझे एक की कमी खल रही थी। चेन जी हान, मैंने चिल्लाकर कहा। मेरी आवाज़ सीढ़ियों में गूंज उठी। मुझे इस समय ज़ॉम्बी या किसी और चीज़ की परवाह नहीं थी। मुझे बस ये जानना था कि वह कहाँ है। जी हाँ राजकुमारी, उसने चिल्लाकर जवाब दिया और अपना सिर रेलिंग के ऊपर से बाहर निकाला ताकि मैं उसे हमसे कुछ सीढ़ियाँ आगे देख सकूं। कुछ नहीं, बस ये सुनिश्चित कर रहा था कि तुम वहाँ हो, मैंने ऐसे कहा जैसे मेरी हृदय गति तेज नहीं हुई हो।
मैं हमेशा यही हूँ, राजकुमारी, भले ही तुम मुझे न देख पाओ। उसने मुझे आश्वस्त करते हुए अपना सिर पीछे किया और सीढ़ियों पर चढ़ना जारी रखा। ये सोचकर मैं मुस्कुरा उठी। मुझे यकीन है कि कुछ लोगों को ये बात अजीब या पीछा करने जैसी लग सकती है, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, वह मेरे पीछे पूरी तरह से पीछा करने के लिए स्वतंत्र था। कम से कम इस तरह मुझे पता रहेगा कि वह हमेशा मेरे आसपास है और हमेशा मेरे बारे में सोचता रहता है। मैं क्या कहूँ, मैं अपने क्षेत्र को लेकर बहुत सचेत हूँ और इन पुरुषों के साथ तो बात यहाँ तक पहुँच गई है कि अगर वे बदले में ऐसा नहीं करते तो मुझे बुरा लग सकता है। मेरा मतलब है, उन्हें आपस में तो कोई चिंता नहीं थी, लेकिन मेरे पास आने वाले किसी भी पुरुष को जान से मारने, यातना देने या किसी भी तरह से अपमान करने के लिए वे पूरी तरह स्वतंत्र थे। मुझे पता है कि मैं किसी भी महिला के साथ ऐसा ही करूँगा। शायद हमारे छोटे से समूह में लियू यूजेग अकेला मनोरोगी नहीं था, या वह समाज विरोधी था। मैं हमेशा इन दोनों को लेकर भ्रमित हो जाता था। तुम जन्म से ही मनोरोगी हो, वातावरण तुम्हें समाज विरोधी बनाता है, वान चाओ ने मेरे मन की बात पढ़कर कहा। खैर, मुझे लगता है कि हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। इससे ये सवाल तो हल नहीं हुआ कि क्या मैं अपने आदमियों के पास जाने वाले किसी को भी अपने हाथों से टुकड़े टुकड़े करने की हिम्मत रखने के कारण मनोरोगी थी या समाज विरोधी, लेकिन चाहे जो भी हो, मुझे पूरा यकीन था कि यह सामान्य नहीं था। हम तय करते हैं कि सामान्य क्या है, वान चाओ ने इस तरह बोलना जारी रखा मानो वह मुझसे बातचीत कर रहा हो, न कि सिर्फ मेरे विचारों को बीच में ही रोक रहा हो। कितना असभ्य! अशिष्टता मत करो, मैं तुम्हारी आपस में चल रही बातचीत में दखल नहीं दे सकती, ये बात समझ में नहीं आती। मैंने सोचा कि क्या मुझे आंखें खोलकर उस आदमी को घूरना चाहिए, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं जहां हूं वहीं खुश हूं और उस आदमी से बात करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने उसे घूरने के लिए एक आंख खोली, लेकिन चूंकि उसकी पीठ मेरी तरफ थी, मुझे नहीं लगता कि इसका वह असर हुआ जो मैं चाहती थी। कुछ मिनटों की चुप्पी के बाद मैंने पूछा, आज रात फिल्म है? जरूर, लियू यूजेग ने मेरी ओर देखते हुए कहा। क्या आप वाकई इसके लिए तैयार हैं? हाँ, मैं दिन में जागने की बजाय रात में जागना ज्यादा पसंद करती हूँ, और बर्फबारी की वजह से तो मेरा मन करता है कि मैं बसंत तक सोती रहूं। मैंने कहा, मुझे इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी। सूरज निकलने पर मुझे सोना ज्यादा अच्छा लगता था, लेकिन जब तक कोई लड़का मेरे साथ न हो, मुझे रात में अच्छी नींद नहीं आती थी। मुझे तो ठीक लग रहा है। तुम्हारा क्या ख्याल है? एक्शन या हॉरर? मुझे पता है, मैंने एक जोकर पर बनी हॉरर फिल्म देखी थी, क्या हमें वो देखनी चाहिए? लियू यूजेग ने मुस्कुराते हुए पूछा। इसे आजमा कर देखो, नहीं तो 1 महीने तक अकेले सोना पड़ेगा, मैंने जोकर के ख्याल से ही कांपते हुए कहा। मेरे लिए तो जोकर से ज्यादा डरावना या खौफनाक कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि जब वे अपनी खुद की हॉरर फिल्मों में काम नहीं करते थे, तब भी मुझे उनसे डर लगता था। मुझे याद है जब मैं बच्चा था, तब मेरे एक पालक परिवार ने मुझे एक परेड में ले जाया था। सड़क पर जोकरों की एक पूरी कतार हाथ हिलाते हुए चल रही थी, और उनमें से एक मेरे पास आया। उसने कहा कि वह मेरे एक दोस्त की माँ है, लेकिन मुझे यकीन था कि जोकर ने माँ को खा लिया है और उसके मुंह से मुझसे बात कर रहा है। कुछ वैसा ही जैसा लिटिल रेड राइडिंग हुड की कहानी में भेड़िया करता है। किसी के भी कहे या किए गए किसी भी काम से मैं अपना विश्वास नहीं बदल सका, और मैंने तो उनके घर जाने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि भले ही माँ सामान्य दिखती हो, लेकिन असल में वह भेस बदल कर आया हुआ एक जोकर ही है। मैंने सीढ़ियों में वान चाओ की हंसी की गूंज सुनी। यह एक ऐसी दिल खोलकर हंसने वाली हंसी थी जो मैंने पहले कभी इस गंभीर सीईओ से नहीं सुनी थी। साले दिमाग पड़ने वाले। अध्याय 130। हम 30 सीढ़ियां चढ़कर वान चाओ और लियू वेई के पेंट हाउस स्वीट में पहुंचे। लियू यूजेग ने मुझे सोफे पर बिठाने के बाद बाकी लोगों के साथ रसोई में जाकर सामान व्यवस्थित करने की कोशिश की। पहली बार ऊर्जा से भरपूर महसूस करते हुए मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। आप लोग अपना सारा सामान कहाँ रखवाएं? मैंने उन चारों को रसोई में काउंटर साफ करते और खराब हो चुकी चीजें फेंकते हुए देखकर पूछा। मैंने हाथ हिलाया और पुराने टूटे हुए फ्रिज के बदले में मैंने उसे एकदम नए फ्रिज से बदल दिया, जिसे मैंने ईएमपी से पहले खरीदा था। मैंने हाथ हिलाकर एक बार फिर बर्तन में वो सारा खाना भर दिया जो मुझे ज़रूरी लगा। मेरे पास खेत से लाया हुआ ढेर सारा दूध, अंडे और मांस था, साथ ही फल और सब्जियां भी थीं। कल जब समय मिलेगा तो दही बना लूंगी। और क्या चाहिए था? मैं भंडार गृह देखने गया और उसे खाली देखकर मेरा चेहरा उतर गया। तुम्हें पता था कि प्रलय आने वाला है, फिर भी तुमने समय रहते ज़रूरी सामान जमा करने के बारे में नहीं सोचा। मैंने उन दोनों आदमियों की ओर देखते हुए पूछा।
लियू वेई ने शर्मिंदगी का भाव दिखाया, लेकिन वांग चाओ ने बस अपने कंधे उचका दिए। हम काफी समय से यहाँ नहीं आए थे और मैं भूल गया था, उस आदमी ने ईमानदारी से कहा। फिर भी मुझे उसकी तैयारी की कमी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि अब से हमारे सभी घरों में पर्याप्त मात्रा में सामान मौजूद रहे, लियू वेई ने कहा, जिससे वांग चाओ का ध्यान मेरी ओर गया और मैंने उसे घूर कर देखा। मैंने उस आदमी को मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिलाया। फिर हाथ हिलाकर मैंने पेंट्री को पास्ता से लेकर सॉस, अनाज से लेकर चावल और बाकी सभी चीज़ों से भर दिया। मैंने शायद चुपके से कुछ चिप्स पेंट्री में और आइसक्रीम फ्रीजर में रख दी थी, लेकिन चुप रहो। ये मेरा छोटा सा राज था। कुछ चीज़ें ऐसी थी जिन्हें मैं किसी के साथ साझा नहीं करना चाहती थी, लड़कों के साथ भी नहीं। मुझे कल दही और ब्रेड बनाने के लिए याद दिला देना। किसी और को कुछ चाहिए? मैंने अपने सामने बैठे चारों आदमियों की तरफ देखते हुए पूछा। ग्रेनोला, मेरे पास पेंट्री में कई तरह के जैम रखे हैं। मक्खन, मैं उसी समय मक्खन भी बना लूंगा। चारों आदमी वहीं खड़े रहे, मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मेरे दो सिर और उगाए हों। क्या? मैंने उलझन में पूछा। हम यहाँ कुछ समय के लिए रुकेंगे, है ना? क्योंकि चेन ज़ी हान की ड्राइविंग पर मुझे कितना भी भरोसा क्यों न हो, मैं बर्फ में पूरे देश का सफ़र नहीं करना चाहती, मैंने दृढ़ता से कहा। पेंटहाउस में हम पांचों के लिए काफ़ी जगह थी, और भले ही यहाँ सिर्फ 4 बेडरूम थे, मैं ज़रूरत पड़ने पर किसी भी कमरे में सो सकती थी। तुम्हें दही बनाना आता है? लियू वेई ने ऐसे पूछा जैसे मैंने अभी अभी कहा हो कि मैं सचमुच जमीन पर एक जलपरी हूँ। क्या तुम्हें रोटी बनाना आता है? लियू यूजेग ने भी विस्मय और आश्चर्य के भाव से कहा। क्या तुम्हें मक्खन बनाना आता है? चेन ज़ी हान ने कहा, वह भी बाकी तीनों आदमियों की तरह ही उलझन में थी। क्या? जैसे कि यह मुश्किल है, मैंने जवाब दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब बातें कहाँ से आ रही हैं। मैंने अपना पहला जीवन खेती बाड़ी की सभी बुनियादी बातों को पूरी तरह से समझने में बिताया था, ताकि अगर मैं अतीत में पुनर्जन्म लूँ तो मुझे कोई परेशानी न हो। ये बस पहली बार था जब मुझे अपने कौशल दिखाने का मौका मिल रहा था। मेरी रानी, लियू वेई ने मेरा हाथ उठाकर मेरी कलाई की कोमल त्वचा पर चुंबन करते हुए कहा। हम इसके योग्य नहीं हैं। जब तक आपको पता है, मैंने उसकी नाटकीयता पर मुस्कुराते हुए कहा। दरअसल मैं ये सब करने के लिए बहुत उत्सुक थी। टूटे हुए चूल्हे और ओवन को बदलकर सही चूल्हे और ओवन लगाने के बाद मैंने अपने कमरे से रसोई के सारे उपकरण बाहर निकाल दिए। ये भले ही फार्म हाउस ना हो, लेकिन जब तक हम यहाँ रहेंगे, मैं इस जगह को अपना घर बना लूंगी। मैंने कागज़ और रंगीन मार्कर निकालकर ये लिखना शुरू किया कि मैं क्या करना चाहती हूँ और क्या बदलना चाहती हूँ। जैसे जैसे लिस्ट लंबी होती गई, मेरी मुस्कान और भी चौड़ी होती गई। उन आदमियों ने मुझसे मेरे कमरे से अपना सामान मांगा और मुझे अकेला छोड़कर अपने कमरों में चले गए। वांग चाओ की अलमारी सबसे बड़ी थी, इसलिए मैंने अपनी ज़रूरत का सारा सामान उसमें रख दिया। लेकिन सच कहूँ तो मेरे कमरे में मुझे किसी अलमारी या ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं जब चाहूँ अपने घर में जा सकती थी। इसके अलावा सूचियाँ बनाने में मुझे पूरी तरह से मज़ा आ रहा था। मेरे चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा थी जिसे मैंने बहुत समय से महसूस नहीं किया था। उस फिल्म के बारे में क्या? लियू यूजेग ने अपने बेडरूम के कोने से सिर निकालकर डाइनिंग रूम की मेज पर बैठे मेरी ओर देखते हुए पूछा। अगर आप लोग तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूँ, मैंने कलम नीचे रखते हुए कहा। मैं फिलहाल सब कुछ छोड़ देना चाहती थी, बस वो कोई जोकर वाली फिल्म न हो, मैंने उस आदमी को घूरते हुए कहा ताकि उसे मेरी बात समझ आ जाए। ठीक है, ठीक है, उसने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए हाथ ऊपर उठाते हुए कहा। आपको बस टीवी हटाकर डीवीडी प्लेयर लगाना होगा, बाकी काम मैं कर लूँगा। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। मैंने उसकी बात मानकर सोफे पर आराम से बैठ गई और पुरुषों के अपने अपने मनचाहे स्थान पर इकट्ठा होने का इंतजार करने लगी। सच कहूँ तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं जाग रहा था या सपना देख रहा था। मेरी किस्मत इतनी खराब थी कि शायद दोनों का मिश्रण हो सकता था, लेकिन मुझे इतना जरूर पता था कि यह वह जगह नहीं थी जहां मैं सोया था। मुझे याद है वांग चाओ की बाहें मेरे चारों ओर थीं, हमारे नीचे एक नरम आरामदायक गद्दा था और उनकी शांत स्थिर धड़कन मुझे नींद में सुला रही थी। मुझे ये याद नहीं था कि मैं यहाँ इस जगह पर पूरी तरह से अकेले कैसे पहुंचा। यह विनर्स फॉल डेंटल से 300 गुना बेहतर है और कीमत बहुत अच्छी है। पुराने जमाने के सुपरमार्केट का सबसे सरल तरीका, जो कि एकमात्र बिटकॉइन है। देखो, याद रखो, मेरे भीतर से एक आवाज़ आई, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या याद रखना है।
मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी इससे मिलती जुलती कोई चीज नहीं देखी थी। मैं घास के नरम कालीन पर लेटा हुआ था। मेरी उंगलियां उसकी चिकनी सतह पर चल रही थी और घास की हर एक पत्ती मेरी उंगलियों को गुदगुदा रही थी। ऊपर आसमान लवेंडर बैंगनी और आसमानी नीले रंग का मिश्रण था, जो मुझे मेरी ज्वालाओं की याद दिला रहा था। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि आसमान में 2 चांद लटके हुए थे, जिनकी चांदी जैसी अर्धचंद्राकार आकृतियां रात को चीर रही थीं। दिन, मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं था क्योंकि भले ही मैं सूरज को देख न पा रहा था, लेकिन मैं उसकी रोशनी और गर्मी को महसूस कर सकता था। उठकर बैठते ही मैंने खुद को नीचे देखा और ये देखकर चौंक गई कि मैंने एक बहने वाली सफ़ेद पोशाक पहनी हुई थी, जो एक कंधे पर 2 पट्टियों और कमर पर एक छोटी सोने की बेल्ट से टिकी हुई थी। सोने की चूड़ियां मेरी कलाई से लेकर बाजू तक हिलती हुई हल्की सी आवाज़ कर रही थीं। और ऊपर देखने पर मैंने देखा कि मेरी दोनों भुजाओं पर सोने की 2-2 पट्टियां बंधी हुई थीं, जो मेरी ऊपरी भुजाओं पर सुरक्षित थीं लेकिन बहुत ज़्यादा कसी हुई नहीं थीं। उन पर एक धुंधली सी आकृति चमक रही थी जिसे मैं ठीक से देख नहीं पा रहा था। मुझे अपने गले के आसपास कुछ महसूस हुआ, तो मैंने कांपती हुई उंगलियों को अपने गले तक उठाया और पाया कि मेरे गले में एक ठोस सोने का हार था, जो मेरे कंधों से लेकर कानों के ठीक नीचे तक पूरी लंबाई में फैला हुआ था। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे हार से मेरा गला घुट रहा हो, जिससे मैं घबरा गई, लेकिन जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि सोना मेरे साथ हिल रहा है, वह घबराहट दूर हो गई। अपनी गर्दन को अगल बगल फैलाकर मैं उसे स्वतंत्र रूप से हिलाने में सक्षम थी, लेकिन गले में बंधा हुआ हार मुझे स्थिरता और सुरक्षा का एहसास दिलाता था। जब मैंने अपनी उंगलियों को अपने कानों तक पहुंचाया तो मुझे छोटे छोटे झुमके दिखाई दिए, जो संभवतः सोने के थे और मेरे कानों की शोभा बढ़ा रहे थे। मेरे पैर नंगे थे, लेकिन प्रत्येक पैर में 2 पतली, छोटी पायलें थीं, जिन्हें हिलाने पर एक हल्की, क्रिस्टल जैसी ध्वनि निकलती थी। और अंत में, मेरे सिर पर एक मुकुट रखा गया, इतना हल्का कि मुझे पहले तो इसका एहसास भी नहीं हुआ। मैंने अपना सिर हिलाया और देखा कि मेरे बाल मेरे चारों ओर फैल रहे हैं, लेकिन मुकुट से मस नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, इसलिए मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ और चारों ओर देखा। मेरे दाहिनी ओर एक साफ, नीले रंग का तालाब था जिसका पानी इतना लुभावना था कि मेरा भी उसमें उतरने का मन कर रहा था। मेरे बाईं ओर घने हरे भरे पेड़ों का एक विशाल जंगल था, जो इतने ऊंचे थे कि मैं चाहे जितनी ऊंचाई तक देखूं, मुझे उनकी चोटी दिखाई नहीं दे रही थी। मेरे सामने दूर तक मुझे एक पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही थी, जिसके नीचे फैली घाटी हरे रंग की चादर की तरह बिछी हुई थी, जिस रंग का हरा रंग मैंने पहले कभी नहीं देखा था। पीछे मुड़कर देखने पर खेत क्षितिज तक फैला हुआ दिखाई दिया। हरियाली के बीच बीच में बिखरे हुए फूल दिखाई दे रहे थे। सफेद, नीले, लाल, बैंगनी और तरह तरह के फूल जमीन पर फैले हुए थे। और तभी मैंने उन्हें देखा, मेरे आदमियों को। वे चारों कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, दूर से मेरी ओर देख रहे थे। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर मेरी स्टोरी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।